हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास थर्ड का चैप्टर 16 जिसका टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सामान्य भूतकाल। इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। यह लिखा है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो देखें, ये चैप्टर जो दिया है सिंपल पास्ट टेंस, अगर हिंदी में वाक्य कैसे होंगे तो आप पहचानेंगे, इंग्लिश में कैसे होंगे तो आप कैसे पहचानेंगे। अगर आप ये जान जाते हैं तो आपको इस टेंस का चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसको एक दूसरे के वर्जन में ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखें, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम जानते हैं पहचान क्या है। कैसे आप पहचानेंगे कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। हिंदी में अगर वो वाक्य लिखा है और इंग्लिश में लिखा है तो कैसे पहचानेंगे। तो देखें, हिंदी में अगर कोई वाक्य लिखा है तो उसका पहचान क्या है। सिंपल पास्ट टेंस का लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या ये अथवा तथा तेथे तिथि होता है तो वह सिंपल पास्ट टेंस होता है। जैसे मीरा स्कूल गई, देखें इसमें पहचान क्या है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, आपको ये ध्यान देना है कि क्रिया के अंत में, अर्थात उस वाक्य का जो क्रिया है तो क्रिया के अंत में होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या ये अथवा तथा तेथे तिथि दिया हो वो सिंपल पास्ट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सामान्य भूतकाल होता है। अब देखें, यहां पर हमने ये चीज लिखा है तथा तेथे तिथि, तो ठीक है। या ये दो पहचान लिखने का कारण क्या है। ऐसा नहीं है कि बस उस वाक्य की क्रिया के अंत में यही आएगा, इसके अलावा भी कुछ हो जाता है। जैसे मैंने मोहन को पत्र लिखा, पुलिस ने चोर पकड़ा। देखें, पहचान हमने लिखवाया है या ये तथा तेथे तिथि। ये इसलिए लिखवा दिया जाता है बच्चों को क्योंकि यही जो शब्द हैं यही ज्यादातर आते हैं, इसलिए बस यही लिखवा दिया जाता है तथा तेथे तिथि अथवा या ये। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वो सिंपल पास्ट टेंस है तो यही अंत में होगा, नहीं। यहां पे देखें, हमने 3 एग्जांपल्स लिखा हुआ है। मीरा स्कूल गई, क्रिया ये है। मैंने मोहन को पत्र लिखा, ये क्रिया है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये क्रिया है। यहां पर आप देखेंगे ये तीनों वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के ही हैं, लेकिन एक ही वाक्य जो है क्रिया के अंत में मिल रहा है यहाँ पर।
बाकी यहाँ पे अंत में खा आया है, यहाँ पे डा आया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे या ये लिखवाने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जिसके अंत में आ की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, या ये ही का आशय यही है कि आ की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, ई की मात्रा हो। तो अगर यहाँ पे समाप्त हो जाता है, क्रिया के अंत में यहाँ पे ये चीज आकर के समाप्त हो जाती है, तो वो हमारा होता है सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ देखेंगे, मीरा स्कूल गई, क्रिया क्या है? जाना। ये या यही पे आया, तो यहां से भी आप जान सकते हैं। लेकिन दूसरा चीज हमने बताया कि कोई भी वर्ड आ जाए क्रिया के अंत में, आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा हो। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, मैंने मोहन को एक पत्र लिखा। आप देखें यहाँ पे खा आया है, लेकिन पहचान में हमने कहीं खा नहीं लिखवाया है, तो इसका मतलब ये वर्ड आया ख, और ख पे आ की मात्रा हो, चाहे ई की मात्रा, चाहे ए की मात्रा हो, पास्ट इंडिफिनिट ही होगा या सिंपल पास्ट टेंस ही होगा। यहां पर देखना ल आया है, तो यहां पर भी या ये तथा तथ्य नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी हमने बताया है आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा अगर होता है तो वो हमारा पास्ट इंडिफिनिट। इसीलिए ये आप ध्यान रखेंगे कि इन पहचान के साथ साथ कोई भी वर्ड आ जाए उसके अंत में आ की मात्रा, क्रिया के अंत में आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा हो, वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है या सिंपल पास्ट टेंस होता है। अब आते हैं, ये तो हिंदी में इसका पहचान है कि वाक्य को आप पहचानेंगे कैसे। इंग्लिश में कोई वाक्य कैसे लिखा है, कैसे पहचानेंगे, अथवा उसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो ये जानने के लिए आपको रूल्स जो होते हैं उसको याद करना पड़ेगा। अब रूल्स क्या होते हैं ये देखें। रूल्स देखें, पहला नियम, पहला रूल ये है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ V2 लगता है। ये किसके लिए है? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्यों के लिए। फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, V2 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। ये हमारा फार्मूला है। अब फार्मूला का मतलब क्या है? अनुवाद बनाने का जो नियम है वो क्या है? कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्रिया का V2 लिखते हैं। V2 का मतलब होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये फार्मूला कहां अप्लाई होगा? अगर सिंपल पास्ट टेंस है और वो अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव क्या होता है? जिस वाक्य से सकारात्मक बोध हो, जिस वाक्य से सकारात्मक भाव निकलता हो, सकारात्मक वाक्य होता है वो उस टेंस का। नकारात्मक भाव निकल रहा है, नकारात्मकता का बोध हो रहा है तो वो निगेटिव होता है, यानी कि उसमें नॉट लगा होता है। तो यहां पे देखेंगे अगर वाक्य अफर्मेटिव में होगा तो V2 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब जैसे यहां पे देख लेंगे ये अफर्मेटिव में है, अनुवाद कैसे बनेगा? यही एग्जांपल पहले इसका देख लेते हैं। पुलिस ने चोर को पकड़ा। सब्जेक्ट क्या है? पुलिस। लिखेंगे पुलिस। पकड़ना का इंग्लिश होता है कैच, और कैच का सेकंड फॉर्म हमको लिखना है। पुलिस caught the thief। पुलिस ने चोर को पकड़ा। V2 लिखेंगे। ऊपर वाला वाक्य आते हैं, मैंने मोहन को पत्र लिखा। सब्जेक्ट क्या है? मैं है कि मोहन? कौन सब्जेक्ट है? अगर यहां पे ऐसे वाक्य आ जाए तो हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर सब्जेक्ट जहां आप नहीं पहचान पाते हैं तो वहां पे हु से प्रश्न करिए। हु का जो जवाब होता है वो सब्जेक्ट होता है। मैंने मोहन को एक पत्र लिखा, तो एक पत्र कौन लिखा? तो इसका जवाब आ रहा है मैंने। पत्र कौन लिखा? मैंने। तो यहां पे ये सब्जेक्ट है।
किसको लिखा, किसको से ऑब्जेक्ट पता चलता है, तो मोहन को, ये ऑब्जेक्ट है। तो लिखेंगे आई, पत्र का होता है लिखने का होता है फर्स्ट फॉर्म राइट, और इसका सेकंड फॉर्म होता है रोट। आई रोट क्या, पत्र। आई रोट अ लेटर, किसको, टू मोहन। आई रोट अ लेटर टू मोहन, मैंने मोहन को एक पत्र लिखा। अब देखें, ये दिया है मीरा स्कूल गई, सब्जेक्ट क्या है, मीरा। जाना का अंग्रेजी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। मीरा, गो वेंट गॉन होता है, मीरा वेंट टू स्कूल। ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर सिंपल पास्ट टेंस हो तो वहां पे अगर वाक्य अफर्मेटिव में हो तो आपको वर्ब से जो फॉर्म होते हैं वो याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें V2 लगता है। आपको वर्ब के जितने फॉर्म होते हैं वो सारे फॉर्म याद करना होगा आपको। अगर आप याद नहीं करते हैं तो आपको अनुवाद बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे कहीं थर्ड फॉर्म लगता है, कहीं सेकेंड लगता है, कहीं आईएनजी फॉर्म लगता है। तो अगर आप वर्ब के फॉर्म को नहीं जानते हैं तो अनुवाद नहीं बना सकते हैं। तो जितने भी वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो याद करना। जैसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग रहा है, तो सेकंड फॉर्म उस वर्ब का होता क्या है, वो चीज आपको लिखना पड़ेगा। तो ये रहा अफर्मेटिव। अब ये पहला रूल था, दूसरा रूल देखेंगे। दूसरा रूल देखेंगे किसके लिए, फॉर निगेटिव सेंटेंसेस। ये दूसरा नियम है निगेटिव वाक्य के लिए। अगर वाक्य नकारात्मक हो तो वहां पर कैसे हम अनुवाद बनाएंगे, तो उसका देखें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर का हो चाहे प्लूरल का हो, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं डिड, सब्जेक्ट डिड। उसके बाद नॉट, और जब डिड लिख देते हैं तो V1 लिखेंगे, याद रखेंगे सिंपल पास्ट टेंस है। डिड अगर आपने लिख दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, V1 लिखेंगे। तो सब्जेक्ट डिड नॉट V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और रहेगा तो अदर वर्ड, नहीं तो नहीं लिखते। तो ये फार्मूला है। दूसरा नियम ये है कि वाक्य अगर नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट, उसके बाद डिड लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, V1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड। जैसे रीता कानपुर नहीं गई, सुनील ने पत्र नहीं लिखा। सब्जेक्ट यहां पे देखें रीता, नहीं आया हुआ है वाक्य, नहीं आया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। रीता डिड, उसके बाद इसका अंग्रेजी लिखेंगे नॉट, V1 लिखेंगे, V1 ये है गो। रीता डिड नॉट गो कहां, टू कानपुर। रीता डिड नॉट गो टू कानपुर। सुनील ने पत्र नहीं लिखा। सब्जेक्ट है सुनील, डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग फार्मूला। सुनील डिड नॉट, इसका फर्स्ट फॉर्म राइट, सुनील डिड नॉट राइट क्या, सुनील डिड नॉट राइट ए लेटर। यानी कि वाक्य अगर अफर्मेटिव हो तो V2 लिखते हैं, वाक्य अगर निगेटिव हो तो डिड लगाते हैं, उसको V1 लिखते हैं, याद रखेंगे। अब देखें तीसरा रूल, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के आपको बताए गए हैं। पहला टाइप क्या है, एक होता है यस या नो टाइप, एक होता है WH टाइप। तो हम जब भी बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में तो यस या नो टाइप जो आता है, तो जो यस या नो टाइप या WH टाइप ये दोनों होता है, तो आप जानेंगे
कि कौन यस या नो टाइप का, कौन WS टाइप का है। अगर आप ये पहचान लेते हैं आपको अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यस या नो टाइप क्या होता है, जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है वो यस नो टाइप होता है। जिसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जाता है बल्कि उसका उत्तर लिख के दिया जाता है वो WS टाइप का होता है। जैसे क्या तुम स्कूल गए थे, तो इसका जवाब आप देंगे हाँ अथवा ना में। तुम कहाँ गए थे, या तुम कहाँ गए, या तुम कहाँ जाते थे, तो इसका उत्तर आप लिख के हाँ या ना में उत्तर नहीं देंगे बल्कि उसका उत्तर बताएंगे जहां गए होंगे। तो यही अंतर है कि यस या नो टाइप में और WS टाइप में। तो यहां पर देखते हैं फार्मूला हो जाएगा, अगर वाक्य क्या से स्टार्ट होगा वो यस या नो टाइप का होता है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो वो WS टाइप का होता है। ये भी एक पहचानने का एक ट्रिक है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, अनुवाद क्या बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ वही है। देख लें इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था, सब्जेक्ट था, डिड था, नॉट था, V1 था, ऑब्जेक्ट था, अदर वर्ड, यही था। अब क्या है, जब इंट्रोगेटिव होगा, जब वो इंट्रोगेटिव होगा तो यहाँ पे आ जाएगा है वही चीज और यही डिड। हुआ क्या, ये यहां था, ये यहां था, आपस में प्लेस चेंज हो गया, है वही चीज, सारे रूल्स वही हैं, बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस चेंज हो गया है। तो ये यस या नो टाइप के लिए है, यस या नो टाइप का होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। कोई भी टेंस हो, अगर वाक्य यस या नो टाइप का है, क्या से स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। फॉर एग्जाम्पल, क्या राजू विद्यालय नहीं गया, क्या से स्टार्ट हुआ है, तो ये नहीं कि व्हाट लिख दो, व्हाट नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या पहले दिया है। तो जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, डिड। हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट लिखेंगे राजू, डिड राजू। अब देखा नहीं दिया है तो लिखेंगे, अगर नहीं रहता तो नहीं लिखते, आगे बढ़ जाते। V1 लिखेंगे, V1 क्या है, गो। कहाँ, अब देखें कहाँ गया, इसका हो गया, इसका हो गया, ये हो गया, ये बचा, इसका अंग्रेजी लिखेंगे टू। बस। डिड राजू नॉट गो टू स्कूल, क्या राजू विद्यालय नहीं गया, ये हो जाएगा। तो ये उसके लिए है जब वाक्य क्या से शुरू होगा। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव वर्ड से हो, इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं वाक्य के बीच में दिया हो, फॉर एग्जाम्पल राजू विद्यालय में क्या खेला, इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है। तो इस स्थिति में इन दैट सिचुएशन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड की तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे फार्मूले वही रहेंगे, बस इसके पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। कौन से वाक्य में ये फार्मूला हो जाएगा, ये जब WH टाइप का होगा, अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया होगा। अनुवाद कैसे बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का मतलब यह है कि प्रश्नवाचक शब्द जो दिया है बीच में, या ये क्या वाला यहाँ नहीं, बीच में, वाक्य के बीच में, उसका अंग्रेजी लिखते हैं। क्या दिया है तो क्या का अंग्रेजी लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है डिड। व्हाट डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, राजू। उसके बाद देखें नॉट यहाँ दिया फार्मूले में, नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। V1 क्या है, खेलना। प्ले, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ विद्यालय में बचा हुआ है, इन द स्कूल। इन द स्कूल। व्हाट डिड राजू प्ले इन द स्कूल, राजू विद्यालय में क्या खेला। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव आपके दोनों बताए गए,
यस या नो टाइप के और WH टाइप के। अब कुछ एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे एक वाक्य हम लिखते हैं, तुम्हें हिंदी किसने पढ़ाया। यहां पे देखा है या यही आया है, पास्ट इंडिफिनिट हो गया या सिंपल पास्ट टेंस हो गया। टेंस पता चल गया। इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में दिया है, यानी कि इंट्रोगेटिव, कौन सा इंट्रोगेटिव, WH टाइप का। तो WH टाइप में हमने क्या बताया, सबसे पहले उसका अंग्रेजी लिखते हैं। किसने का अंग्रेजी होता है हु। तुम्हें हिंदी किसने पढ़ाया हु। उसके बाद यहां पे देखें हमने फार्मूला क्या लिखवाया हुआ है, हमने फार्मूला लिखवाया है कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डीड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अगर नॉट रहेगा लिखेंगे, नहीं रहेगा आगे बढ़ जाएंगे, V1 रहेगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला हमने लिखवाया, याद रखेंगे। लेकिन ये वाक्य जो है इसका जो अनुवाद बनेगा who taught you हिंदी। यहां पे देखा हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा है, लेकिन यहां पे सीधे वर्ड्स लिख दिया हुआ है। डिड नहीं लिखा है, सब्जेक्ट नहीं लिखा है, नॉट तो नहीं दिया तो उसको छोड़ देते हैं, यानी ये चीज हमने नहीं लिखा है, सीधे लिख दिया। कारण क्या है इसका ये कारण आप जान लेंगे कि इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा हो और वाक्य अफर्मेटिव में हो, तो उस स्थिति में याद रखेंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड यहां पे देखा है, पूछा जाए सब्जेक्ट कौन है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए चूंकि सब्जेक्ट पता करने के लिए हु से प्रश्न करते हैं, कौन से प्रश्न करते हैं, तुम्हें हिंदी किसने पढ़ाया, आखिर हिंदी कौन पढ़ाया। तो किसने, जैसे मान लेते हैं तुम्हें हिंदी मोहन ने पढ़ाया, तो मोहन किसके स्थान पे आया, किसने के स्थान पे। तो वहां पे मोहन शब्द कौन पढ़ाया, मोहन पढ़ाया, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। तो मोहन किसके स्थान पे, किसने के स्थान पे, तो किसने ही इस वाक्य का सब्जेक्ट। किसको पढ़ाया, तो तुम्हें पढ़ाया, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा ये है। तो इस स्थिति में जब सब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, वाक्य अफर्मेटिव में हो, तो सहायक क्रिया लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे जो वाक्य सिंपल में बनता है उसी हिसाब से हम बनाते हैं। सिंपल का अफर्मेटिव में जो बनता है पास्ट में, पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस, उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। उसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट होता है, V2 होता है, ऑब्जेक्ट होता है अदर। इसी आधार पे उसको बनाते हैं। क्यों मानते हैं ये सब्जेक्ट है, वाक्य को सिंपल की तरह बनाते हैं। सब्जेक्ट मान लेते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इस हिसाब से। तो सब्जेक्ट ये है, उसके बाद V2 हो जाएगा, यहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर यही वाक्य निगेटिव में होता तो हेल्पिंग वर्ब लिखने की आवश्यकता होती, क्योंकि जब इसका निगेटिव हम बनाते हैं तो डिड नॉट, उसके बाद V1 के अनुसार सिंपल का बनाते हैं, तो इसको भी हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। कब, जब निगेटिव में होगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो ये इतने फॉर्मूले थे आपके सिंपल पास्ट टेंस में। हम उम्मीद करते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।